राहुल गांधी को देश की संवैधानिक संस्था का मजाक उड़ाने का अधिकार है। ये सवाल आज इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार जब जमकर फटकार लगी तो साहब को समझ में आ गया कि गलती हो गई। गलती मानते हुए आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में 3 पेजेस का लिखित हलफनामा देकर बिना शर्त माफी मांग ली है राहुल गांधी ने। मुद्दा तो आप जानते ही हैं, चौकीदार चोर है को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर जोड़ा गया था राहुल गांधी की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी, तीखी त्योरियां चढ़ी और तल्खी के बाद राहुल गांधी ने सीधे तौर पर खेद तो जताया लेकिन माफी नहीं मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि खेद और माफी में अंतर होता है। शुक्रवार को दरअसल इस मामले पर सुनवाई होने वाली है और सुनवाई से पहले ही राहुल गांधी को अक्ल आ गई और उन्होंने आज 3 पन्नों के लिखित हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली है। सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो कांग्रेस के लीडर्स ये कहते हैं, कांग्रेस ब्रिगेड ये कहती है कि राहुल गांधी का साहस देखिए कि उन्होंने गलती मांगी और माफी मांगी, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि क्या जब लाठी चलेगी, जब फटकार लगेगी तभी अक्ल आएगी? और अगर अक्ल आ गई है तो सवाल ये भी है कि आखिर देश ऐसे शख्स पर भरोसा कैसे कर सकता है जो देश की संवैधानिक संस्थाओं के हवाले से ही झूठ बोलता हो, आवेश में दिया गया बयान कहकर पल्ला झाड़ता हो, तो क्या आवेश से देश चल सकता है? ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब आज ढूंढने की कोशिश जवाब तो चाहिए में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं हमारा आपका खास कार्यक्रम जवाब तो चाहिए। हम चर्चा करेंगे आज के खास पैनलिस्ट से, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। नेता अपने सियासी लाभ के लिए जनता को तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन कानून को नहीं। जनता को बेवकूफ बनाने की सजा मिले ना मिले, लेकिन कानून का अपमान करने वालों को सजा जरूर मिलती है, क्योंकि कानून सबके लिए एक है और सबको कानून के हिसाब से ही चलना होगा। और आज ये बात सुप्रीम कोर्ट में साबित भी हो गई, जब राहुल गांधी ने राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने चौकीदार चोर है वाले बयान को लेकर बिना शर्त माफी मांगी। वैसे तो मामले की सुनवाई शुक्रवार को होनी है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में 3 पेज का नया हलफनामा दायर कर अपने बयान पर बिना शर्त माफी मांगी। राहुल ने कहा कि अनजाने में उन्होंने कोर्ट के हवाले से चौकीदार चोर है बयान दे दिया, उनका यह इरादा नहीं था। इससे पहले भी राहुल ने 2 हलफनामे दाखिल किए हैं, लेकिन बयान पर माफी नहीं मांगी थी, बल्कि खेद जताया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद उन्हें बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी। राफेल डील को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से चौकीदार चोर है कहा था। गांधी के बयान को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताते हुए बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए मामले में रिव्यू पिटीशन पर नए दस्तावेजों के आधार पर सुनवाई का फैसला किया था। इसी के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोर्ट में तो माफी मांग ली गई, लेकिन क्या जनता से माफी मांगेंगे राहुल? क्या राहुल के बयानों की तरह उनके वादे भी खोखले हैं? क्या राहुल गांधी के लिए सुप्रीम कोर्ट भी एक मजाक है? जोश में होश खोने वाले क्या देश संभाल पाएंगे? कोर्ट का नाम लेकर जनता को बरगलाने वालों पर कार्रवाई कब होगी? सुदर्शन न्यूज के लिए वंदना सिंह के साथ कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट। सवाल यही उठ रहा है कि हर बार गलती करेंगे, हर बार आई एम सॉरी बोलेंगे, देश से झूठ बोलेंगे, झूठ बोलने वाले पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? सवाल यही उठ रहा है। जब आई एम सॉरी बोल दिया गया तो देखिए राजनीतिक गलियारे में किस तरह से हलचल मचती है। और खास तौर से पहले हम कांग्रेस की प्रतिक्रिया आपको सुनाएंगे कि कांग्रेस ब्रिगेड सामने आकर ये कहती है कि राहुल गांधी का साहस है जो सच को स्वीकारा है। अब सच को स्वीकारा है या शुक्रवार की सुनवाई से पहले डर गए हैं राहुल, ये तो बाद का विषय है, लेकिन किस तरीके से राहुल की गलती स्वीकारना साहस करार दिया जा रहा है, पहले जरा सुन लेते हैं। देखिए, मिस्टर राहुल गांधी जी में एक साहस है जो एक गलती को स्वीकार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को नारा चौकीदार से छोड़ना राहुल गांधी जी मानते हैं कि गलती थी।
पर यह देश जानना चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी अपनी गलती कब मानेंगे। राहुल गांधी ने गलती मानने का साहस दिखाया और दूसरी तरफ मोदी जी बेशर्मी से रोज झूठ पे झूठ बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में उनको क्लीन चिट दे दी है। राहुल गांधी जी की माफी नरेंद्र मोदी सरकार को राफेल की जान से नहीं बचा पाएगी। ये वास्तविकता है जिसका भाजपा झूठा जश्न मना रही है। कौन है ये तो 23 तारीख को पता चल ही जाएगा। जनता फैसला कर रही है। 5 चरण का चुनाव हो चुका है, 2 चरण का इंतजार और है। लेकिन इन सब के बीच जब जो सामने आता है उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आती हैं उससे तो ऐसा ही लगता है कि झूठ आखिर बोल कौन रहा है। अब जयवीर शेरगिल ये कहते हैं कि भाई साहस दिखा दिया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आती है वो तो बिल्कुल सीख देने वाली होती है। देखिए राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और बीजेपी नेता नलिन कोहली क्या कुछ कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज माफी मांगने पड़ी। आज माफी मांगने पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट का साथ भी झूठ किया। झूठ सुप्रीम कोर्ट के नाम पे बोला। झूठ बोलना कांग्रेस की आदत है और झूठ सुप्रीम कोर्ट के नाम से भी बोले ये दूसरी बात है। और इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट में पूरी माफी मांगनी पड़ी। ये राजनैतिक दिवालियापन है। ये पैरों तले जमीन खिसकने का सबूत है। ये हताशा है और एक मोदी जी के परम द्वेष जो होती है वो परम द्वेष को दर्शाता है। मीडिया में भी रिपोर्ट हो रहा है कि 3 बार तीसरे प्रयास में जाकर वो उनके मुंह से या उनके हलफनामे में माफी शब्द आ सका। पहली बात है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे राजनीति क्यों की। राहुल गांधी जी झूठ और ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जो सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर में नहीं था, इसीलिए तो कंटेम्प्ट फेस कर रहे हैं। और क्या इससे उनको अब सीख मिलेगी कि झूठ की राजनीति और असत्य की राजनीति और इस प्रकार की राजनीति आगे ना करे। तो राहुल गांधी जी अब तो उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन देश से माफी कब मांगेंगे इस प्रकार का झूठ बोलने के लिए। चौकीदार को चोर कहना जारी है। सुप्रीम कोर्ट में तो हलफनामा उन्होंने दे ही दिया माफी मांगते हुए। तीसरी बार उन्होंने प्रयास किया। पहले शायद घबरा रहे थे या बच रहे थे माफी मांगने से, और माफी मांगनी पड़ती क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दुरुपयोग किया। जिस ऑर्डर में कुछ ऐसा लिखा ही नहीं था उसको ऑर्डर के साथ जोड़ने का प्रयास किया। अपनी राजनीति सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे डालने का प्रयास किया। अब सुप्रीम कोर्ट में माफी दे दी है, लेकिन जनता उनसे पूछ रही है कि जनता के सामने आकर कब वो सत्य बोलना शुरू करेंगे और इस प्रकार के बेबुनियाद और झूठे आरोप कहना बंद करेंगे। कि कोर्ट में तो सॉरी बोल दिया, लेकिन जनता के बीच में जो भ्रम पैदा करने की कोशिश की, जनता से जो झूठ बोला उस पर सॉरी कब बोलेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए पैनलिस्ट का स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ खास तौर से जुड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता नौरतन गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे जाने माने प्रवक्ता अनुज आत्रे साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी भी इस पैनल का हिस्सा है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सुप्रीम कोर्ट में 3 पन्नों का हलफनामा, लिखित माफी। सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर राहुल गांधी ने झूठ बोला है, क्या ये देश को भ्रमित करने का एक तरीका नहीं था? और अगर ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ क्या देश की जनता से भी राहुल गांधी को माफी नहीं मांगनी चाहिए? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सीधे रुख करूंगी अनुज आत्रे साहब का, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, सवाल भरोसे का है, सवाल उस सच्चाई का है जिस पर देश अपना नेतृत्व चुनता है, जिसमें अपना देश नेतृत्व देखता है। राहुल गांधी फटकार पर फटकार, अब लिखित माफी भी दे दी है, भरोसा कैसे करें सर? देखिए लावनी जी, निश्चित तौर पे देश की जनता उन पर पूर्णतः विश्वास करती है और पूरा भरोसा करती है। ये अलग बात है कि कुछ लोग अपना उनका चश्मे का देखने का एक अलग नज़रिया है जिससे वो देख रहे हैं, तो उनके वो अपना आकलन हो सकता है। लेकिन देश की जनता जानती है कि राहुल जी ने जो नारा दिया है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सच है। वो अलग बात है कि हम सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करने वाले लोग हैं। हम वो लोग हैं कि अगर कोई किसी की अवमानना हुई है तो बिना शर्त और बिना किसी लाग लपट के जो है हम निश्चित तौर पे अपनी अपॉलॉजी टेंडर कर देते हैं। सर कितना अच्छा होता कि पहली बार में ही लिखित माफी दे दी गई होती, दूसरी बार भी आपने डांट खाई, तीसरी बार डांट खाई, शुक्रवार को सुनवाई होनी है तब जाकर आप लिखित माफी की बात करते हैं। कितना आप सम्मान करते हैं, तो इसी से समझ में आ रहा है।
देखिए, आप इसको डांट मान सकते हैं, आप डांट कह सकते हैं, लावनी जी आपका अधिकार है, हम आपके अधिकार के ऊपर जो है प्रश्न नहीं उठाएंगे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह थी और सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा की गई थी, कोर्ट ने अपेक्षा की थी कि आपने, देखिए राहुल जी ने स्वीकार किया निश्चित तौर पे कि भाई ठीक है, हम नहीं कहना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शब्दों का उनका चूक हो गया, जबान फिसल गई, आवेश में आकर के, कहीं चुनावी आवेश में आकर के कई बार निकल जाते हैं, स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। जब मोदी जी जो है बोल जाते हैं चुनावी सभाओं में, किस प्रकार से कितना दुनिया भर के अनाप शनाप झूठ बोल जाते हैं, वो तो हम तो उस बात पे नहीं जाते। वो तो इतना तक कह देते हैं कि गोरखपुर की रैली में अपने बोल देते हैं कि बाबा गोरखनाथ और कबीर दास जी और गुरु नानक देव जी एक साथ बैठ करके यहाँ चिंतन मनन किया करते थे, जबकि दोनों उन तीनों में जो है एक शताब्दी का अंतर रहा है, तो वो एक अलग बात है, हम तो उनसे प्रश्न नहीं करते हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पर राहुल जी जो है और कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, और अगर हमने बोला कि निश्चित तौर पर हमें लगा और कोर्ट को लगा कि नहीं बोलना चाहिए, तो हमने अपने अपने शब्द वापस लिए, और कोर्ट को अगर लगा तो कोर्ट के सम्मान में एक अपॉलॉजी टेंडर कर दिया। लेकिन साथ ही ये भी बोला, हमने सुप्रीम कोर्ट को भी बोला और देश की जनता के सामने आज भी बोल रहे हैं कि जो हमारा स्टैंड है वो हम उस स्टैंड पर आज भी कायम है। जो हमारा जो नारा है, और जो नारा नहीं है, जो दावा है कि चौकीदार ने चोरी कराई है, चौकीदार की नाक के नीचे चोरी हुई है, आप आज शिवसेना पे क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? शिवसेना प्रमुख ने भी तो आपके सहयोगी ने कहा था ना चौकीदार चोर है, सामने में लेख में लिखा था चौकीदार चोर। नवरत्न जी, मैं आप ही के पास आऊंगी, आप ही जवाब दीजिएगा, लेकिन अनुज जी से जरा उनकी ही बातों से 3 सवाल निकलते हैं और मैं चाहूंगी बहुत शॉर्ट में अनुज जी इसका जवाब जरूर दें। आपने 3 बातें कही सर, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया, आपने सॉरी बोल दी, चलिए मान लिया, आपने कहा कि आवेश में आके ये गलती हो गई। अरे सर, देश आवेश से नहीं चलेगा ना सर, सवाल ये भी उठेगा जब आवेश से आपकी जबान फिसल जाती है, आवेश से आप पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, आप पर्चियां फाड़ देते हैं, बहुत सारी तस्वीरें हैं सर, अगर हम इतिहास में जाएंगे तो आवेश से देश नहीं चलता है। और चौकीदार चोर है का नारा अगर आप लोग देते हैं तो आज तक प्रूफ क्यों नहीं दे पाए सर? लावनी जी, ये देखिए, सुन लीजिए, नवरत्न जी, आई एम जस्ट कमिंग टू यू, जरा अनुज जी को जवाब दे लेने दीजिए प्लीज। मुझे लगता है शायद आपको प्रूफ्स की जानकारी शायद है नहीं, सर, जानकारी पूरी कर दीजिए सर, या लेना नहीं चाहते। आप लोग जब हम लोग सवाल करते हैं तो आप जानकारी अधूरी बताते हैं, आज जानकारी पूरी कर दीजिए सर। सबूत लेके जो सुप्रीम कोर्ट में जो दोबारा सुनवाई हो रही है, सबूत लेके तो इन्हीं के नेता पहुंचे, यशवंत सिन्हा जी और अरुण शोरू जी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और पूर्व मंत्री हैं, 3000 पन्नों का सबूत लेके वो पहुंचे हैं वहां पर, और उसी को ही रिव्यू किया जा रहा है और उसी की जांच हो रही है, और सबूतों को तो फाइल बात कर रहे हैं, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिन्होंने सबसे पहले ये कह दिया था कि प्रोसीजर में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन आप लोगों को बेचैनी थी। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए और सुप्रीम कोर्ट ने सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए आपको सेकंड चांस दिया है। नहीं दिया। लावनी जी, मैं आपका जवाब देता हूं, सुन लीजिए, आप थोड़ा सा गंभीरता से सुनिए मेरी बात। सुनाइए सर। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे वो पहली जांच जो इंक्वायरी थी, तमाम सरकार ने कितना झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में जा जाकर के, उन झूठों को दोबारा से उजागर किया गया। जानकारियां सुप्रीम कोर्ट से छुपाने का काम, ये पहली ऐसी सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट से जानकारियां छुपाती है। जब तथ्य दोबारा रखे गए और फिर सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री से राफेल की फाइल चोरी हो गई, हमें नहीं मालूम, और जब फाइल के वहां पे दस्तावेज पेश किए गए तो कहने लगे सरकारी कागज फाइल मिल गई है तो कागज चोरी हो गए। कितना ये लोग झूठ बोलेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से घिर चुके हैं, बच नहीं पाएंगे। हमने इसी राफेल में देखा है कि कैसे सीबीआई का तख्ता पलट रातों रात, जब सीबीआई की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होने जा रही थी, आलोक वर्मा जी जब इंक्वायरी का ऑर्डर दे रहे थे तो रातों रात सीबीआई का तख्ता पलट ये इन्होंने राफेल की जांच से बचने के लिए किया। कितना ये राफेल से बचेंगे, नहीं बच पाएंगे। चुनाव में जैसे जैसे चुनाव के 6वां और 7वां चरण अब नजदीक आ रहा है, इनकी बदजुबानी की तादाद बढ़ती जा रही है और ये कंफ्यूजन, भ्रम, भ्रांति और लोगों के अंदर पैदा करते जा रहे हैं। ये तो इनकी शुरू से आदत रही है और राहुल गांधी का आज की कोई नई बात नहीं है झूठ बोलने की। सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में इन्होंने जो माफी मांगी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इनको तीसरी बार आज ये सुप्रीम कोर्ट के सामने इनको माफी मांगनी पड़ी, वो भी बिना शर्त। ताज्जुब की बात तो ये होती है कि जब जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय श्रीमती सोनिया गांधी जी हुआ करती थी और ये राहुल गांधी जी महामंत्री होते थे, तब इन्होंने अपने प्रधानमंत्री के पन्नों को फाड़ा। ताज्जुब की बात ये होती है कि जब ये पन्ने फाड़ते हैं, उनका ऑर्डिनेंस फाड़ देते हैं, कहते हैं ये ऑर्डिनेंस आपका बेकार है। ऑर्डिनेंस बेकार होने से आप अपने जिनको अपने प्रधानमंत्री की इज्जत गरिमा की कोई फिक्र कदर नहीं होती, वो दूसरे की क्या कदर करेंगे। और रही बात प्रधानमंत्री को चोर कहने की, प्रधानमंत्री को चौकीदार कहने की, प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने भाषण में कहा था कि मैं देश का चौकीदार हूं और इस देश की 125 करोड़ की जनता, इस देश की सारे लोग चौकीदार हैं। चौकीदारों का काम ये होता है। ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद मैं सवाल आपसे पूछ लेती हूं। सवाल ये है कि इतना सब होने के बावजूद भी राहुल गांधी या कांग्रेस ब्रिगेड अपनी स्टैंड पर कायम है, वो पीछे नहीं हटी है। क्या ये आप लोगों के लिए एक चैलेंज नहीं है? राहुल गांधी ने आज माफी मांग ली है, लिखित माफी मांगी है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि चौकीदार चोर है पर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया था ये सबने देखा था। 2 बार खेद जताया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की त्योरियां चढ़ी तो अब लिखित माफी भी दे दी गई है। सवाल ये उठता है कि
बार बार माफी मांग लेने से क्या भरोसा कायम कर पाएंगे देश की जनता? क्या राहुल गांधी पर भरोसा कर पाएगी? ये बड़ा सवाल है। ब्रेक के बाद हम चलते हैं पैनलिस्ट के पास, और ब्रेक से पहले जैसा कि मैंने बीजेपी प्रवक्ता नवरत्न जी से सवाल पूछा था, नवरत्न जी सवाल आपसे ये है कि इतना सब होने के बावजूद भी आप देखिए राहुल गांधी ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर हमने गलती की, मैंने सॉरी बोल दिया है, लिखकर भी माफी मांग ली है, लेकिन जो उनका स्टैंड है, जो एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, उस नैरेटिव से वो पीछे नहीं हट रहे हैं। आपको नहीं लगता कि एक मौका कहीं ना कहीं से आप लोगों ने ही इन्हें दे दिया? अगर जेपीसी की मांग जो बार बार होती रही वो पूरी हो गई होती तो आज यहां तक मौका पहुंचता ही नहीं, ये मौका लपकते ही नहीं। जी, ये तो शुरू से कांग्रेस की आदत रही है कि थूक के चाटा चाट के थूका। इनका एक शुरू से सिस्टम रहा है कि जो भी अपना बोलते हैं और उस पर स्टैंड पर कभी कायम नहीं रहते हैं। आज जैसे इनके प्रवक्ता कभी संजय निरुपम, कभी इनके शशि थरूर, कभी मनीष तिवारी आए दिन अनाप शनाप अबगरल बातें करते रहते हैं। उससे इस पार्टी की अपने आप में एक छवि, जैसे भी मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि भ्रष्टाचार का ऑर्डिनेंस फाड़ने वाले कौन थे? महामंत्री होते, जनरल सेक्रेटरी होते हुए सर, शायद आप मेरा सवाल का मतलब नहीं समझ पाए। मैंने आपसे पूछा कि आपने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, आप लोगों ने मौका दे दिया इन्हें, इन्होंने तो बॉल लपक ली। अगर ये जेपीसी की मांग कर रहे थे, समय रहते अगर आपने वो काम कर दिया होता तो शायद इनके पाले में वो गेंद गई ही नहीं होती, वो नैरेटिव खड़ा करने का मौका ही नहीं मिलता। नहीं लगता आपको कि कुछ चूक हो गई आप लोगों से? बिल्कुल भी आप लावनी जी, इसमें कोई चूक वाली बात नहीं है। भाजपा अपने स्टैंड पर जो राफेल मामले में अभी भी कायम है कि जो ये बोल रहे हैं सब अनावश्यक गलत बातें कर रहे हैं, और ये सब बातें देश की जनता पूरे अच्छे तरीके से देख रही है। इसकी देश की जनता इसके चुनावों में इसका परिणाम और इसका जवाब अपने वोट के चोट से देगी। चलिए, वोट का चोट बहुत बड़ी बात होती है ऋषि मिश्रा जी। एक वोट ही तो होता है जो सीधे तो चोट करता है, और जब चोट करता है तो उसका दर्द भी बहुत ज्यादा होता है। 2014 में एक दर्द कांग्रेस झेल चुकी है, 44 पर सिमट गई थी, लेकिन 2014 से 2019 तक में कई परिस्थितियां बदली हैं। चोट देने के लिए जनता तैयार है, वोट बटोरने के लिए सभी पार्टियां तैयार है, और उन सबके बीच में ये जो परिस्थिति बनी है, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? आज की जो परिस्थिति हुई, आज अगर राहुल गांधी आई एम सॉरी बोलते हैं तो जनता क्या भरोसा कर लेगी? जो राहुल गांधी ने कहा था उसमें टेक्निकल एरर था, और राहुल गांधी को माफ़ी मांगना ही था। टेक्निकल यदि एरर जो उन्होंने बयान दिया था उसमें लॉ के अकॉर्डिंग टेक्निकल एरर थी, और राहुल गांधी को माफ़ी नहीं मांगते तो कोर्ट का कहीं ना कहीं अवमानना होता। और उन्होंने जो बयान राहुल गांधी ने दिया था कि कोर्ट के हवाले से मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि चौकीदार चोर है। इस पर ही कोर्ट ने नोटिस जो है बीजेपी के एमपी द्वारा दायर किया गया था उस पर लिया था। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी टेक्निकल ही गलत बोल गए, जिसका परिणाम है कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगना पड़ा। एक बात। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक शुचिता बिल्कुल भारत से ख़त्म होती जा रही है, भारत के जमहूरियत लोकतंत्र से ख़त्म होती जा रही है। इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य पॉलिटिकल पार्टी हो। आप देखिए क्या रोज़ जो इस लोकतंत्र के महापर्व में आपको रोज़ कुछ न कुछ अपशब्द अनपार्लियामेंट्री हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं द्वारा सुनने को मिल रहा होगा। और मुझे खेद है, दुख है इस बात की कि जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, खासकर बीजेपी, कांग्रेस, उनको इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अपने जो भी उनके पॉलिटिकल नुमाइंदे हैं और इस प्रकार के यदि गलत बयानबाजी करते हैं तो उस पर उनका एक्शन होना चाहिए। आप भारत की राजनीति के इतिहास को देखिए, किस प्रकार से सौम्यता और सौम्यता होता था हमारे पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में। मुझे याद आता है नेहरू जी का कार्यकाल, जब नेहरू जी का सबसे ज़्यादा आलोचक कोई थे तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी नेहरू जी के विदेश नीति को लेके हर दिन पार्लियामेंट में आलोचना करते थे, लेकिन शाम में वही नेहरू जी और वाजपेयी जी की मुलाकात किसी पार्टी में हो जाती थी तो वाजपेयी जी को गले लगा के नेहरू जी कहते थे, वाजपेयी तूने आज बहुत अच्छा भाषण दिया है, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा है। तो इस प्रकार की सूचना कहाँ चलेगी? दूसरी में लेकिन ऋषि जी, सवाल ये है ना, सवाल ये है कि इस दौर में एक और चीज जो परिवर्तन हुआ है वो ये देखा गया है कि संवैधानिक संस्थाओं का मजाक उड़ाया जाता है। हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज अगर सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी पर नाराज होता है तो कहीं ना कहीं से संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरह से उस पर झूठा उसको हवाला देकर झूठ बोला गया, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा दिया जाता है, तो संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का ये दौर जो शुरू हुआ है, इसके लिए आप क्या नहीं मानते कि रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं से विपक्षी पार्टी या कांग्रेस पार्टी है? नहीं, नो डाउट, आपने सही कहा। जैसे कल प्रियंका गांधी जी भी ने मोदी जी के लिए कहा दुशासन है, या राहुल गांधी जी
हर नारा में हर रैली में नारा देते हैं चौकीदार चोर है। तो प्रधानमंत्री आप नरेंद्र मोदी का विरोध कीजिए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की पद को के गरिमा को आप ठेस पहुंचाइएगा, वो भी बिल्कुल सही नहीं है। आप वैचारिक मतभेद रखते हैं, आप उनका आलोचना कीजिए। आप जो मोदी जी ने वादा किया था 2014 में, वो जो काम नहीं कर पाए उसकी आलोचना कीजिए, लेकिन इस प्रकार से राफेल के मसले का कुछ असर होगा या नहीं होगा, जरा शॉर्ट में जल्दी बता दीजिए। क्या राफेल के मसले का कुछ जिस तरीके से राफेल का मुद्दा उठाया गया है, वो चाहे विपक्ष ने जो एक नैरेटिव सेट किया है, उसका क्या विपक्ष कोई फायदा ले जाएगा, क्या आपको लगता है? नहीं, देखिए आप मोदी जी को देख लीजिए, मोदी जी राफेल सीधे बोफोर्स पे ले आए और मोदी जी सीधे 5th फेज में राजीव गांधी तो देखिए कुछ चीजें प्रूव्ड है, कुछ चीजें अनप्रूव्ड है, कुछ चीजें प्रोसेस में है। एनालिसिस बता रहा हूँ कि 5th फेज में राजीव गांधी को क्यों लाया गया, 5th फेज में फोर्स क्यों आया, क्योंकि अगले फेज में पंजाब में चुनाव है, अगले फेज में दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में 20% पंजाबी हैं, पंजाब में सिख वोट है, तो कहीं ना कहीं 1984 का जो मतलब आप कहना चाह रहे हैं वोट पॉलिटिक्स हर कोई करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है सर, मनमोहन गामा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। मनमोहन जी स्वागत है आपका, आपकी प्रतिक्रिया भी फटाफट चाहेंगे सर। राहुल गांधी ने सॉरी बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट में, जो गलती की थी, जो हवाला दिया था सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आप कोर्ट से तो सॉरी बोल देते हैं, लेकिन देश को इस बीच जो बरगलाया गया है, जो झूठ सामने रखा गया, उसके लिए कब सॉरी बोलेंगे? देश को नहीं बरगलाया गया है, देश की जनता को बरगलाने का काम अगर किसी ने किया है तो ये 2014 में ही एक जादूगरी की गई। मैं पूछना चाहता हूं अपने साथियों से कि 2014 में जो कमेंट करके जिस तरीके से जनता को आपने लोक लुभावना वादा दे करके बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या लोकपाल का मुद्दा हो, न जाने कितने मुद्दे पे आप चुनाव राहुल गांधी को क्लीन चिट दे रहे हैं। मेरी बात सुनिए आप, आज जनता इनको करारा जवाब दे रही है। 5 चरणों में राहुल गांधी को क्लीन चिट दे रहे हैं क्या आप? बीजेपी की बात तो करने लगे, सवाल तो मैंने राहुल गांधी से जुड़ा हुआ पूछा था, राहुल गांधी को क्लीन चिट दे रहे हैं? राहुल गांधी को क्लीन चिट जनता देगी, टेक्निकल लीडर था, जनता देगी। ठीक है, चलिए, मतलब पोस्ट अलायंस के लिए आपने एक गेट खोल दिया है अभी। आप लोग ऐसे जो राहुल गांधी ने बयानबाजी की है, आज के डेट में ठीक है सर, कंटिन्यू करेंगे सर। तो अपने फायदे के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए, जनता को बेवकूफ बनाते बनाते अगर देश की संवैधानिक संस्थाओं के सामने भी ऐसा किया जाने लगे तो ये एक बड़े खतरे की घंटी होती है। लेकिन देश की संवैधानिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को ध्यान में रखा, राहुल गांधी की क्लास लगाई और देखिए आखिरकार राहुल गांधी को सॉरी बोलना पड़ गया है। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी जिनकी वजह से पहचाने जाएंगे, जो इस देश का आधार है, जो देश को सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाता है, इस देश की जनता, क्या राहुल गांधी उनके सामने जाकर भी सॉरी बोलेंगे? आज राजनीतिक गलियारों में सिर्फ यही सवाल उठ रहा है और इसीलिए इस सवाल को लेकर हम आपके बीच ही मौजूद हैं। एक बार फिर से ब्रेक के बाद पैनलिस्ट का स्वागत। चलते हैं पैनल के पास और इस वक्त हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब भी जुड़ रहे हैं। झा साहब, आपका भी स्वागत है। राफेल पर रार अब भी चल रही आ रही है सर, सुप्रीम कोर्ट में अब तो लिखित सॉरी बोल दिया गया है, लेकिन राफेल की रार पर अब सवाल ये उठने लगा है, चौकीदार चोर है कि नैरेटिव को जो तैयार किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, अपने स्टैंड पर अब भी वो कायम है। जनता क्या सोचकर राहुल गांधी पर भरोसा करे, अब ये सवाल उठने लगा है। जी लावनी जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं पिछले 3 हफ्ते बिहार और झारखंड में रूरल टेक्नोलॉजी का एक प्रोजेक्ट लेके गया था जी, और मैं वहां पे 17 गांवों में वहां से मैं भी सैर करके आया हूँ और जो मेरी आंखें खुली हैं वहां पे, ये एक बहुत ही बड़ी चीज थी। क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिकल डिबेट चल रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं चौकीदार चोर है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि डेवलपमेंट का कोई काम हुआ ही नहीं है, तो मैं इसी एक चीज को लेके रूरल टेक्नोलॉजी का मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था और मैं ये 17 गाँवों का बिहार और झारखंड से अभी स्टडी करके आया हूँ। और मेरी आंखें ऐसी खुली हैं कि जितने गरीब हैं, जो रूरल एरिया में, जो ट्राइबल एरिया में जो गरीब हैं, मैंने उनसे बात की है, मैंने उनसे डेटा लिया हुआ है। आपको बड़ी हैरानी होगी सुन के कि एक भी ऐसा गांव नहीं है जिसमें के मोदी सरकार के प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो योजनाएं हैं, जो नहीं पहुंची है। हर गांव में, हर गरीब के घर में शौचालय आया हुआ है। हर गांव में, जो मेरा 17 गांव था उसमें से 3 गांव में बिजली पहली बार आया हुआ है। और जानते हैं ये लोग जो अभी बिजली जिन्होंने पाया हुआ है, जो गरीब थे यहाँ पे, इनको फ्री में बिजली दी गई है। सिर्फ एक बल्ब दिया हुआ है, उनके घर में सिर्फ एक बल्ब दिया हुआ है, लेकिन वो फ्री में दिया गया है। तो ये सब जो चीजें हुई हैं गाँव में,
इसका तो वर्णन ही नहीं किया सकता है। आज कोई भी गांव जाइए आप, वो ठीक है। सड़क से कनेक्टेड है, ठीक है। कहीं पे भी आप ठीक है। गरीब से बात ठीक है। कीजिए, यानी उनके ग्राउंड पास में जीरो वो, पर काम हुआ जो है, अभी अनुज जी। योजना आई है सरकार की, जी। आयुष्मान भारत का, वो कार्ड ज्यादातर लोगों के हाथ में है। ठीक है और सर। किसी गांव में ठीक है सर, ठीक है सर। इसी पे प्रतिक्रिया अनुज जी के लिए। अनुज जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया लूं उससे पहले जरा रामलीला मैदान एक बार चलना चाहेंगे, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली शुरू हो चुकी है। दिल्ली का साथ, दिल्ली वासियों का साथ किस तरह से निभाने की बात हो रही है, फटाफट जरा रैली की कुछ प्रतिक्रिया देख लेते हैं, कुछ तस्वीरें देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलीला मैदान में भी उन्हीं बातों का जिक्र कर रहे थे जो लगभग कोशिश की थी अभी वीएन झा साहब ने जो बताने की। ऋषि मिश्रा जी, आपके पास आ रही हूँ। वीएन झा साहब ग्राउंड जीरो पर गए और उन्होंने बताया कि किस तरह से काम हुआ है। काम हुआ है तो दिखता है, वो बोलता है। झूठ फैलाने वालों का क्या हाल होता है, हम राजनीतिक इतिहास पलट कर देखें तो देखते आए हैं। देखिए, झा साहब के बात सहमत हैं कि देखिए, आज़ादी के बाद भी हमारे गांव, मैं भी मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूं और कटरा थाना में मेरा घर पड़ता है, वहाँ बिजली नहीं थी। एक बात तो सही है कि मोदी जी के इस कार्यकाल में जो है हमारे गांव में बिजली लगी है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार को। और दूसरा बात यह है कि मोदी सरकार ने भी जो बीजेपी ने जिस प्रकार से सोशल इंजीनियरिंग किया है, उससे कहीं ना कहीं जो आप देखेंगे 2014 के बाद बीजेपी ने जिस प्रकार से सोशल इंजीनियरिंग किया है, आप देखेंगे कि यादव में, ओबीसी में गैर यादव ओबीसी को बीजेपी ने टारगेट की थी, दलित में गैर जाटव दलित को टारगेट की थी। तो कहीं ना कहीं जो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी का हुआ है, काम हुआ है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के ग्राफ 2014 में बढ़ी थी। और 2019 की बात करेंगे तो 2019 में भी, लेकिन इनके लिए माइनस पॉइंट ये है बीजेपी के लिए कि जो इनके विपक्षी पार्टी थे, चाहे सपा हो या बसपा हो, उन्होंने गठबंधन किया, एक जातीय समीकरण बनाया है, उससे कहीं न कहीं बीजेपी को तो एक डर ही कहा जाएगा ना, गठबंधन तो उसी के खिलाफ बन जाता है जब डर लगने लगता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वोट परसेंटेज बीजेपी के 2014 में लावनी जी देखेंगे तो एक काफी हाइप अप गया था बीजेपी के वोट परसेंटेज को। हाँ। बीजेपी के वोट परसेंटेज को काउंटर करने के लिए कहीं न कहीं जो सपा बसपा एक घोर विरोधी थे, उन्होंने गठबंधन किया और कहीं न कहीं एक कड़ी टक्कर मिल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में, वही बिहार में जिस प्रकार से आरजेडी, कांग्रेस, हम पार्टी, जीतराम मांझी जी की हम पार्टी, वीआईपी पार्टी, आरएलएसपी ने गठबंधन किया। लेकिन बिहार का एक माइनस पॉइंट यह है कि महागठबंधन का जो स्वरूप जो होना चाहिए, आपको याद होगा एक रैली भी शायद समस्तीपुर की रैली छोड़ के राहुल और तेजस्वी का संयुक्त रैली बिहार में नहीं हो पाई। लेकिन जो जातीय समीकरण महागठबंधन ने साधा है, इसे कहीं ना कहीं बड़ी टक्कर जो है बीजेपी और महागठबंधन में बिहार में। ठीक है, नवरत्न जी फटाफट आंसर दीजिए। लावनी जी, जैसा भी आपने देखा होगा प्रियंका गांधी के भाषण में, उत्तर प्रदेश में जो अभी चुनाव की वो सभा कर रहे थे, तो उन्होंने भाषण में बिल्कुल क्लियरली कहा कि उनके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, जो मिलेगा वो उनका बेनिफिट रहेगा। समाजवादी पार्टी और बीएसपी जब चुनाव लड़ते हैं तो जो घोर विरोधी, जिसको बोलते हैं कांठे के दुश्मन, जो एकदम चढ़ गुंडों की छाती पर और मोहर लगेगी हाथी पर, जब वो लोग एक हो सकते हैं, जब सारे लोग सारे शाम दाम दंड भेद मिला करके मोदी जी की शख्सियत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और ये देश की जनता बहुत नजदीकी से और बहुत ध्यान से देख रही है। तो दे दी ना उन्होंने, लेकिन टक्कर नहीं दी ना। टक्कर तो अब 23 तारीख को पता लगेगा लावनी जी। टक्कर तो ये भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त भारत किसका नारा था? मोदी जी का नारा था, और ये सब लोग इसी से बौखलाए हुए हैं। इनकी बौखलाहट नजर आ रही है ना। अब आप देखिए कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी बच्चों के हाथों में एक पंपलेट्स पकड़ा करके दिखा रही हैं कि देखिए, बोलिए कि चौकीदार चोर है, बच्चों को इकट्ठा करके बोल रही हैं। हम चाहेंगे जरा जिस वीडियो का आपने जिक्र किया है, जिन तस्वीरों का जिक्र किया, जरा वो वीडियो भी दिखा दें दर्शकों को। क्लियर कर दिया है। लावनी जी देखिए, अभी आपने जैसे खुद दिखाया, जिन बच्चों की खेलने, खाने, पढ़ने, लिखने की उम्र है, उन बच्चों को आप ऐसे बुरगला रहे हैं और उन बच्चों से झूठ बुलवा रहे हैं। आप सबसे बड़ा ताज्जुब और हास्यपदक बात यह लगती है, जब कांग्रेस और प्रियंका गांधी ने सीधा ये बोला कि हमने अपने जो प्रत्याशी खड़े किए उनको हराने के लिए खड़ा किया है। सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह लगती है कि जब प्रियंका गांधी जब बोलती हैं कि हमारा समाजवादी पार्टी या बीएसपी के किसी भी व्यक्ति के साथ गठबंधन नहीं है, तो वो वहीं पर जाकर के समाजवादी पार्टी की सीटों पर जाकर के चुनाव अपने समाजवादी पार्टी के विधायकों को, अपने मंच को शेयर करती हैं और उस जगह पर में बोलती हैं कि हाँ भाई हमें वोट मत दो, लेकिन
समाजवादी पार्टी के ठीक है। प्रत्याशी को वोट देना, ठीक है। क्योंकि वो एकदम बौखलाहट उनकी नजर आ रही है, बुआ बउआ की बौखलाहट आपने ठीक है। देखा होगा, मनमोहन जो गामा जी। चढ़ गुंडों की छाती पर और मोहर लगेगी हाथी ठीक है पर सर, जो आपने आरोप लगाया मनमोहन गामा जी भी उसका जवाब देंगे। चढ़ सवाल गुंडों जरा की जोड़ छाती देती हूँ। पर और मोहर लगेगी हाथी का आपने देखा गामा होगा। साहब, गुंडा गामा कहीं साहब, है। सवाल ये है कि वाकई जिस नारे की बात हो रही है, नारा हमने भी, आपने भी, आप हम सबने सुना है कि चढ़ लेकिन गुंडों की सवाल छाती ये पर है, और सर, मोहर सवाल लगेगी ये हाथी है पर गेस्ट कि हाउस कांड आज की तारीख में, गेस्ट हाउस ठीक है, उत्तर प्रदेश के नवरत्न जी, इतिहास ठीक है, हो में गया, आप सर। लावनी जी, बार-बार उत्तर प्रदेश के लावनी बात जी, करके उत्तर प्रदेश के हिंदुस्तान की इतिहास में महिलाओं का ऐसा अपमान कोई व्यक्ति करते हो। नहीं होगा आप जिसने भारतीय राजनीतिक जनता क्षेत्र पार्टी के में लोग बार-बार गेस्ट लावनी हाउस जी, की उत्तर बात प्रदेश के करके इतिहास में कोई महिलाओं ऐसा की व्यक्ति नहीं होगा अश्लीलताओं का अपमान जो करते गेस्ट हाउस हो। कांड के बारे में ना जानता हो। आपको सिर्फ उस वोट सब से व्यक्तियों मतलब को ये पता है कि आपको गेस्ट हाउस सिर्फ कांड में सत्ता से किसने मतलब क्या है। कराया था। महिलाओं का कहाँ अपमान हो रहा है, मायावती को कोई किस बचाने शब्दों वाला से व्यक्ति अपमान था, हो रहा है, तो भाजपा उसके के लिए लालजी आपको कोई टंडन ने लेना उनको देना बचाया नहीं था। है। आप लोग आप सिर्फ इतिहास सत्ता उठा के देखिए। सत्ता के लोगों को मनमोहन गामा साहब, एक सेकंड, मनमोहन गामा साहब, जी। देश का चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं है, पूरे देश की मैं- राजनीति है। आप देखिए आज देश की तारीख राजनीति के अंदर में ठीक है, लावनी नवरत्न जी, please, जो व्यक्ति नवरत्न जी, जो एक सेकंड। लावनी जी, एक बात 5 पूरी सेकंड में करूंगा। कंप्लीट करिए। लावनी जी, ठीक एक है, बात मेरे हाँ, को बोलिए, 10 बोलिए। सेकंड का समय मिलिए। जो व्यक्ति एक सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहा, उसकी महत्वाकांक्षा देखिए कि वह प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक इससे है, ज्यादा मनमोहन आगे गामा जी, देश के लिए ठीक क्या है, होगा? नवरत्न जी, हो गया, नवरत्न जी, हो गया, हो ये गया। लोग मनमोहन गामा जी, लोकतंत्र में अधिकार है, हर मनमोहन किसी का गामा जी, प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने का। सवाल ये आप है, नहीं रोक सकते हो। मनमोहन गामा जी, सवाल ये है कि ये गठबंधन देश का प्रधानमंत्री किससे बनता हुआ देखना चाहता ये है? महागठबंधन है, गठबंधन नहीं है। महामिलावट महागठबंधन जो देख रहे हैं गठबंधन आप। अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। अरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए, महागठबंधन किसको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता है? 40 चोर के साथ आप मिले हुए चुनाव लड़ रही हो है। और हमें महामिलावट बताते हो। हमारे महागठबंधन से आपकी धरती भारतीय हिली पड़ी जनता है। पार्टी आप 400 सीटों पर अकेले प्रदेश चुनाव में लड़ जीरो पे वोट होने जा रही है। आप और वो दिखा रही है कि भाजपा की सरकार जैसे बढ़ रही मनमोहन है। गामा जी, सवाल और तो सुन कांग्रेस- लीजिए, अरे, चिल्लाने से जब बात नहीं जब बनेगी। समाजवादी पार्टी जब के लोगों की बौखलाहट जब ठीक उनकी है। बातें आप करते हो अपने तो चैनल कोई के बात माध्यम से नहीं। देख अगर रहे कोई होंगे। किसी थोड़ी सी बोल दे तो आपको बहुत नवरत्न जी तकलीफ और हो जाता है। मनमोहन गामा जी, चिल्लाने से बात नहीं चलेगी, जरा नहीं तो सवाल आप भी आप सुन मुझे ले, चिल्लाने की सवाल बात भी नहीं सुन है। लीजिए। आप देश की मनमोहन जनता गामा देख जी, रही है। जैसे आप जैसे 5 देश चरणों का के चुनाव में- प्रधानमंत्री किसे बनता हुआ देखना चाहते हैं? मैंने जैसे बहुत पाँच- सिंपल सवाल जैसे पूछा था। पाँच- नवरत्न जी, जरा आप चुप पाँच रहिए। चरणों के चुनाव में ठीक है, नवरत्न जी, हो गया। मोदी जी का जनाधार बढ़ रहा है। देश का उसी प्रकार प्रधानमंत्री सारी जो पार्टियां बौखलाई संविधान हुई हैं। को बचा आप करके देखिए चलने का पश्चिम काम बंगाल में करेगा। नवरत्न जाकर गामा जी, जरा देश शांत का रहिए, एक जो सेकंड के लिए बंगाल आप में प्लीज। जाकर संवैधानिक देखिए, क्या हो संस्थाओं रहा है? को मजबूत आप करने का काम देखिए, करेगा। आप ना कि देखिए, भारतीय जनता जो पार्टी सारी के शासन पार्टियां में मिलकर के जज आकर के सिर्फ प्रेस मोदी जी को कॉन्फ्रेंस गालियां करता दे रही है। है। भारतीय जनता उनको पार्टी के गालियां शासन देने का में काम हो रहा है। आपको सीबीआई रात कांग्रेस को के- ट्रांसफर किया जाता है। अच्छा लग रहा है कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं। आपस में लड़ रही है। सवालों से दोनों भाग रहे हैं। तरुण सवालों से दोनों भाग रहे, हो गया सर, ये भाषण का मंच नहीं है, हो गया। मनमोहन गामा और नवरत्न जी, हो गया, ये भाषण देने के लिए आपको नहीं बुलाया है। सवाल जो पूछा गया था उसका जवाब आप लोगों ने दिया नहीं, बस हो गया, और भारतीय हो गया। जनता पार्टी के लोग बोले तो वो नावेदा साहब, मैं आपके पास आऊंगा, जवाब डाउन करिए, देंगे। डाउन करिए इनका, नावेदा जी के पास जाऊंगी। नावेदा जी, आज आपको मेरी आवाज पहुंच आतंकवादी को रही आप है? चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हो। जरा आतंकवादियों को चुनाव नवरत्न जी लड़ाने और का काम मनमोहन कर गामा रहे जी का फेडर डाउन करें, हो। वॉल्यूम डाउन कर दें, आप इनको हमारे शांत कर साथी दें को भी जरा। रोकने का काम करें। हो गया मनमोहन गामा जी, आप ही के साथी को बोलने का मौका भी दे दीजिए। अब आप आप ही के देखिए- साथी है, ठीक है, हो गया। कहाँ बोलने दे रहे हो? नावेदा साहब, आवाज पहुंच रही है आपको सर मेरी? भगवा के नाम पर, भगवान राम के नाम पर हिंदू। अरे मालिक रुक जाइए, साथी हैं आपके, रुक जाइए। नावेदा साहब, स्वागत है आपका, देर में आपके पास आ रही हूँ। आपके साथी हैं जो बिल्कुल जोश में है। सवाल मेरा ये है कि राहुल गांधी ने आज सॉरी तो बोल दिया है, भरोसे की बात अब उठने लगी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस देश का प्रधानमंत्री किसे बनता हुआ आप देखना चाहते हैं आज की तारीख में, मनमोहन गामा साहब जो कि समाजवादी पार्टी से, वो तो जवाब नहीं दे पाए, आप क्या दे पाएंगे? देखिए, हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहन कुमारी मायावती को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और देश की आवाम का एक बड़ा हिस्सा बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन करके दिखाया है। बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार शासन करके दिखाया है। सर लेकिन यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, यहाँ पर जो स्थितियां बनी है, हमने देखा है कांग्रेस के लिए किस तरीके से आप लोग एक ओपन गेट छोड़कर रखते हैं, एक गेट खुला रखते हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा सर? भरोसा तो आप पर भी हम नहीं कर पा रहे। नावेद साहब, ये जो बोल रहे हैं इनको कीजिए आप, ये डिबेट का स्तर खराब हो रहा है। मनमोहन गामा जी और नवरत्न जी, आप दोनों की आवाज इस वक्त बाहर नहीं जा रही है क्योंकि आप दोनों का वॉल्यूम बंद कर दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा शांत हो जाएं। आपकी आवाज नहीं जा रही, आप मूक दर्शक जैसा बने हुए हैं, जरा शांत हो जाएं। दूसरे मेहमान भी हैं, उन्हें बोलने का मौका दें। हो गया, नावेद साहब बोलिए। जी देखिए, देश का प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी के बनने के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं।
गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई सरकार बनने का माहौल है। क्षेत्रीय दल जो है वो इनकी जो नीतियां रही हैं क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व को खत्म करने की, राहुल गांधी के भरोसे की बात हो रही है सर। राहुल गांधी पर तो आप लोग कोई टिप्पणी ही नहीं कर रहे। आप तो क्या पोस्ट अलायंस के लिए कोई गेट खुला छोड़ रहे हैं? राहुल गांधी जी पर भरोसा देश की जनता नहीं जता रही है। देश की जनता सिर्फ उन्हें इतनी सीटें दे कि वो क्षेत्रीय दलों के साथ थर्ड फ्रंट की सरकार में सहयोगी बन सके। ठीक है ऋषि इससे मिश्रा जी, ज्यादा उनका वजूद उत्तर प्रदेश में नहीं आएगा वजूद और ना ही भारतीय सर जनता बात पार्टी उत्तर का प्रदेश की नहीं हो रही है, बात पूरे देश की हो रही है। बात पूरे देश की हो रही है। ऋषि मिश्रा जी लास्ट कमेंट फटाफट। भारतीय मानता था उसके अंडरगारमेंट्स का कलर पूछने वाले पॉलिटिकल पार्टी को तो मैं समझता हूं कि बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। आजम खान ने अपनी बहन साहब उनके लिए नहीं, अमर सिंह जी के लिए बोला था। अमर सिंह जी के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन आप लोग बार बार इस शब्दों का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। देखिए, 10 साल तक जयप्रदा ने जिनको अपने भाई से बढ़कर राजनीतिक बयानबाजी किस तरीके से अपने निम्नतर स्तर पर पहुंचती जा रही है, और इस बीच में हम बात कर रहे हैं कि जनता किस पर भरोसा करे, बदजुबानी करने वालों पर, झूठ बोलने वालों पर या काम करने वालों पर। जनता बहुत कुछ तय कर चुकी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय की बाध्यता है, मुझे ये डिबेट यहीं खत्म करनी होगी, लेकिन आप लोगों ने बड़ी महत्वपूर्ण राय रखी। कहीं ना कहीं से आप लोगों ने जो बातें रखने की कोशिश की है सर, जनता के दिलो दिमाग में सब फिट बैठ रही है। कौन सच्चा है कौन झूठा है 23 तारीख को पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।